हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर हामिद खान, टीम डायरेक्टर पाथाइस एकेडमी। आईएएस के एग्जामिनेशन की बेसिक इंफॉर्मेशन हम देखते हैं कि व्हाट इज ऑल अबाउट आईएएस एग्जामिनेशन। जब हम ऐसा कहते हैं आईएएस एग्जामिनेशन, या हम कई बार कहते हैं यूपीएससी की हम तैयारी कर रहे हैं, ऐसे हमारे शब्द होते हैं। बेसिकली वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। हम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, उसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, ये एग्जामिनेशन अपने आप में काफी बड़ा एग्जाम माना जाता है और इस एग्जामिनेशन को पास करके आप 26 अराउंड पोस्ट होती हैं, उनमें से किसी एक पोस्ट के लिए आप सेलेक्ट होते हैं। इस एग्जामिनेशन का नाम क्या है? सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक बॉडी है जो इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करती है और जो दिल्ली बेस्ड है, दिल्ली में है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। भारत के संविधान में इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 315 में। और इस बॉडी का सिर्फ काम ये एग्जाम लेना नहीं, और भी बहुत सारे एग्जाम लेती है। मेडिकल का एग्जाम, डिफेंस का एग्जाम और बहुत सारे प्रमोशनल एग्जामिनेशन लेती है। बहुत सारे काम है इनके, डिसिप्लिन वाला मैटर भी तैयार करती है। आप देखेंगे इस एग्जामिनेशन से कुछ पोस्ट का नाम मैं लिखता हूं: इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज एंड मेनी मोर। तो ये अलग अलग पोस्ट के नाम हैं। तो बेसिकली हम क्या कहते हैं, बाद में चलकर ये पोस्ट ना होके रैंक हो जाते। रैंक क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि आप के नाम के आगे, सपोज आप मिस्टर जेम्स बॉन्ड है, ठीक है, आप जेम्स बॉन्ड है और आपके नाम के आगे लिखा आईएएस, तो आप पूरी लाइफ आपके नाम के आगे आईएएस लिखा रहता है। आप शुरू में किसी पोस्ट में जाते हैं, फिर और पोस्ट, आपकी पोस्ट बदलते जाती है। जैसे कभी आप कलेक्टर रहे, कभी फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी हो गए, कभी कमिश्नर हो गए, है ना। इस तरीके से बढ़ते बढ़ते आप फाइनली सेक्रेटरी, तो हर बार आपके नाम के आगे आईएएस लिखा रहता है। तो इस तरीके से आईएएस रैंक है और उसके बाद पूरी लाइफ अलग अलग पोस्ट में आप आगे बढ़ते जाते हैं। इस तरह से चीजों को हम देखते हैं। वैसे ही पुलिस वाला है आईपीएस, है ना। अब ये जो पोस्ट हैं ये अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ काम करते हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वाला, जैसा आप देख रहे हैं, कलेक्टर बनेगा, वो रेवेन्यू संभालता है, वो इंडिया के किसी भी डिपार्टमेंट को संभाल सकता है। पुलिस वाला केवल पुलिस डिपार्टमेंट में रहेगा, ज्यादातर 99%, 1-8% चांसेस है कि उसको कहीं इधर उधर आप भेज दें। फॉरेन सर्विस वाला बंदा ज्यादातर फॉरेन रिलेशंस को मैनेज करता है, किसी कंट्री में उसकी पोस्टिंग होगी या भारत के किसी फॉरेन अफेयर्स वाले ऑफिस में उसकी पोस्टिंग होगी, बट वो मोस्ट ऑफ द टाइम फॉरेन अफेयर्स को ही देख रहा होगा। रेवेन्यू वाला, इसके 2 डिवीजन है, एक इनकम टैक्स और दूसरा आपका कस्टम्स कहा जाता है, जिसको आजकल जीएसटी हम कहते हैं। तो आप देखोगे नारकोटिक्स एंड जीएसटी, तो ये 2 अलग अलग डिवीजन है। आप किस आईआरएस में गए हैं वो डिपेंड करता है। तो पूरी लाइफ लगभग यहीं पर आपका समय कटता है। अब होता यह है कि जो आईएएस एग्जामिनेशन है, आईपीएस है, और एक और सर्विस है जिसमें हम लोग नाम देते हैं इनको ऑल इंडिया सर्विस, ऐसा हम कहते हैं, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज। इसमें 3 सर्विसेज आती हैं, एक आईएएस है, दूसरा इंडियन पुलिस सर्विसेज है और तीसरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। अब ये जो फॉरेस्ट सर्विस है, इसको आप सीएससी से नहीं देते हैं। मैं एक अलग कलर इस्तेमाल करता हूं। जैसे आप देखेंगे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से इन दोनों पोस्ट को तो आप देते हैं, लेकिन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जामिनेशन आपका अलग से होता है। लेकिन जब हम प्रीलिम्स की बात करेंगे तो प्रीलिम्स इन तीनों का प्रीलिम्स सेम होता है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सेम होता है, ठीक है ना। तो जब सीएससी का प्रीलिम्स होता है तब इसका भी प्रीलिम्स मतलब साथ में ही हो जाता है, ठीक है। सीएससी के लिए स्कोर जैसे 200 में से मे बी आपको 92, 95 चाहिए, लेकिन इसका स्कोर आपको 110, 120, मतलब इसका कट ऑफ ज्यादा जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्लियर है? अब ये तो हो गया प्रीलिम्स एक साथ होता है, लेकिन सीएससी का मेंस अलग होगा, इसका मेंस अलग होगा, इसका इंटरव्यू अलग होगा, इसका इंटरव्यू अलग होगा। तो इस तरीके से प्रीलिम्स सेम होता है, लेकिन इंटरव्यू और मेंस अलग अलग होगा। यहां मेंस में आपको 2 ऑप्शनल चूज करने हैं, ठीक है ना, 2 ऑप्शनल चूज करने हैं।
ऑप्शनल 1 एंड 2, यहां पर एक ऑप्शनल लेना है सीएसई में, तो यहां साइंस वाले बैकग्राउंड के लोग आएंगे, साइंस वाले ऑप्शनल चुनने हैं, यहां कोई सा भी ले सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, यहां जो ऑप्शनल ले रहे हो सेम यहां पर भी ऑप्शनल रख लो, क्योंकि जनरली जो फॉरेस्ट सर्विस दे रहे हैं वो सीएसई का भी एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं क्योंकि वो एलिजिबल हैं। लेकिन सारे सीएसई देने वाले फॉरेस्ट का दे रहे होंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फॉरेस्ट का देने के लिए आपको साइंस बैकग्राउंड का होना चाहिए, इंजीनियर, डॉक्टर या फिर स्टैटिस्टिक्स आपके सब्जेक्ट्स रहे हो, उस बेसिस पर आप दे सकते हैं। तो ये तो बात हो गई फॉरेस्ट के एग्जामिनेशन में डिफरेंस क्या है। अब ऑल इंडिया सर्विस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 3 ऐसे सर्विसेज हैं जो कैडर बेस्ड सर्विसेज हैं, इनका कैडर होता है। कैडर फिलहाल समझने के लिए कि कोई स्टेट आपको अलॉट होता है, किसी एक स्टेट को आपको चुनना पड़ता है, वैसे तो सारे स्टेट को कोई ना कोई रैंक डालते हो आप, जैसे मान लो आपके पास छत्तीसगढ़ है, एमपी है या उड़ीसा है, ऐसे हर स्टेट को रैंक देना पड़ता है कि आपकी पसंद का पहला स्टेट क्या है जहां आप जाना चाहते हैं। होम कैडर ऑब्वियसली मान लो आप छत्तीसगढ़ के हैं, एमपी के हैं तो आप होम कैडर एमपी डालोगे, आप यूपी के हैं तो आप यूपी डालोगे, आप झारखंड के हैं तो झारखंड डालोगे, उसके बाद बाकी स्टेट चुनना होता है जोन वाइज। जोन वाइज डिटेल बाद में समझेंगे, फिलहाल इतना समझ लीजिए कि आप पास हो गए, मान लो आईएएस बन गए और आप अच्छी रैंक में हैं और उस स्टेट में वैकेंसी उतनी थी, क्योंकि हर स्टेट का एक कोटा होता है। सपोज मध्य प्रदेश में 200 आईएएस चाहिए और 5 की वैकेंसी है, मतलब 195 आईएएस ही वहां पर, 5 रिटायर हो चुके हैं तो 5 की वैकेंसी है, तो वो उस वैकेंसी में यह भी देखा जाएगा कि रिजर्व कैटेगरी मतलब जनरल कितने आईएएस चाहिए, एसटी कितने चाहिए, एससी कितने चाहिए, ओबीसी कितने चाहिए, तो उन 5 में से वो पूरा डिवीजन हो जाएगा। उन 5 की वैकेंसी बनाकर मध्य प्रदेश यूपीएससी को इन्फॉर्म करेगा कि हमारे पास इतनी वैकेंसी है। तो उसके हिसाब से क्या होगा कि पहले यह देखा जाएगा कि कितने बच्चे मध्य प्रदेश को उन्होंने होम कैडर डाला है, उनकी रैंक कितनी है, ठीक है, उस हिसाब से आपको वो स्टेट मिलता है। तो होम कैडर नहीं मिला तो फिर कुछ और मिलेगा सेकंड में आपने जो डाल रखा है। मान लो सपोज आपको राजस्थान मिल गया तो पूरी लाइफ लगभग राजस्थान में आपको रहना है, मध्य प्रदेश मिल गया तो पूरी लाइफ मध्य प्रदेश में रहना है। बीच में आपका कैडर बदलता है, डेपुटेशन में आप दिल्ली जा सकते हैं या किसी और स्टेट में 2-4 साल के लिए जा सकते हैं कुछ सर्विसेज होने के बाद। तो इस तरह से मानकर चलिए कि 90% टाइम आप अपने कैडर में रहते हैं। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का दिल आप पर आ गया तो वो आपको अपने पास बुला लेती है और फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि दिल्ली में उनका कामकाज चलता है वहां रहकर आप काम करते हो सकता है पूरी लाइफ वो आपको अपने पास रख लें तो आप वहीं रहकर काम करते हो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग से कोई आईएएस नहीं बनते हैं। ये आईएएस यही है जो तैयार होते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू। तो जनरली ये तीनों को आप देखोगे तो स्टेट में ही काम करते हैं और तीनों की जो पोस्टिंग होती है वो डिस्ट्रिक्ट हेड के तौर पर पोस्टिंग होती है। जैसे ये कलेक्टर है डिस्ट्रिक्ट के, ये एसपी है डिस्ट्रिक्ट के, पुलिस कप्तान है ना, पुलिस अधीक्षक हिंदी में, या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये डीएफओ डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर। तो ये तीनों सर्विसेज को जब बनाया गया था तो यही सोच के बनाया गया था कि ये डिस्ट्रिक्ट में ही काम करेंगे, क्योंकि रेवेन्यू, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन इनके पास है, लॉ एंड ऑर्डर इनके पास है, फॉरेस्ट का पूरा रिसोर्स इनके पास है। तो इन तीनों को कैडर बेस्ड सर्विस कहते हैं। बाकी जैसे आईआरएस है तो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज सेंट्रल सर्विसेज कहा जाता है, उनकी सैलरी भी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ही काम करते हैं। तो आईआरएस मध्य प्रदेश में अपॉइंट हो सकता है, यूपी में अपॉइंट हो सकता है, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको भेजेगी वहां। फिर मध्य प्रदेश से वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से कहीं कर्नाटका आ गया, मतलब वो घूमता रहेगा पूरे टाइम। तो ऑल इंडिया नेचर उसका ज्यादा लगता है रदर देन इन तीनों के बजाय, है ना। तो ये ऑल इंडिया ज्यादा नहीं घूम पाते जितना सेंट्रल वाला घूमता है। इन तीनों की सैलरी डिसाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, बट दे आर पेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इनकी पोस्टिंग स्टेट गवर्नमेंट में होती है। तो आप देखोगे एडमिनिस्ट्रेटिवली ये किसके अंडर में काम कर रहे होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे होते हैं। तो ये ऑल इंडिया सर्विसेज को फिलहाल आप इतने में अभी इतना ही समझिए, बाकी और डिटेल बाद में समझ लेंगे। अब हम आते हैं एग्जामिनेशन के बारे में। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेजेस, ओके। 1 इज प्रीलिम्स, मैं कलर चेंज कर लेता हूं और हम बात करते हैं प्रीलिम्स की। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फुल फॉर्म है इसका, उसको हम शॉर्ट में प्रीलिम्स या प्री कह देते हैं। सेकेंड एग्जामिनेशन होता है मेंस या मुख्य परीक्षा, सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है। एंड थर्ड वन इज पर्सनालिटी टेस्ट, जो कि व्यक्तित्व का परीक्षण है आपका, इंटरव्यू जैसे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं। प्रीलिम्स बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और ये रिटन या
सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है और ये ओरल परफॉर्मेंस है, बेसिकली बोलना है आपको जो भी पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब हुआ ओएमआर बेस्ड होगा। इसके दो पेपर्स होंगे, जनरल स्टडीज पेपर 1 एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 कहा जाता है। 100 क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क, मतलब 200 नंबर का पेपर होगा। 80 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क, इसका भी टोटल 200 ही आएगा, कुछ क्वेश्चन में नंबर ज्यादा होते हैं। बोथ विल कैरी नेगेटिव मार्किंग, ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्किंग है दोनों में। अब इनमें जो सब्जेक्ट्स हैं आप देखेंगे, पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, देन हिस्ट्री के टॉपिक्स आएंगे, इंडियन हिस्ट्री खासकर, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, देन बेसिक साइंस के सब्जेक्ट्स होंगे यहां पर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अप टू 10th, ज्यादा नहीं पढ़ना है। कुछ टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन होंगे और बाकी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे। इसमें लगभग 12 से 15 महीने का करंट अफेयर्स हम फॉलो करते हैं, बाद में बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में। फिलहाल ये समझ लीजिए ये मिनिमम सब्जेक्ट्स हैं। इनमें जो सब्जेक्ट्स हैं बेसिकली डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, देन रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, देन इंटरपर्सनल स्किल्स होंगे, थोड़े से मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। एबीसीडी करके 4 ऑप्शंस होंगे, आपको कोई एक टिक करना है, ठीक है ना। तो ओएमआर शीट पर ये टेस्ट होते हैं बेसिकली। लेकिन अब ये वाला जो है, ये वाला आपका क्वालिफाइंग है बेसिकली। ये वाला जो पेपर है क्वालिफाइंग है विद 33% या 66 मार्क्स आउट ऑफ 200। इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर नहीं आए तो आप पास नहीं कर, मतलब आपका ये वाला पेपर चेक नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ये क्वालिफाइंग है, इसमें जो भी नंबर आए इसके नंबर एड ऑन नहीं होंगे यहां पर। क्लियर हो रहा है? ये नंबर जुड़ेंगे नहीं। ये पास कर गए तब ये वाला चेक होगा। अब जब ये चेक होगा तो इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि आउट ऑफ 200 आपने कितना स्कोर किया है, मेरिट कितनी गई। तो अक्सर होता है 95, 100, मतलब 50% के आसपास मेरिट होती है। बहुत टफ एग्जामिनेशन है फिर तो 90, 85 भी हो सकता है, कई बार ऐसा रहा है। लेकिन जनरली इट इज नियरर टू 100, मतलब 50%। तो नेगेटिव मार्किंग है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि स्कोर करते वक्त कितना करना है, कितना छोड़ना है। ये सब हम लोग बाद में बातचीत करेंगे, क्लासरूम में ये सारे डिस्कशंस होते हैं। फिलहाल एग्जाम का स्ट्रक्चर आप मुझसे समझ रहे हैं। दोस्तों प्री हर साल मई और जून के महीने में होती है, ऐसा टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं। जैसे इस साल आप देख रहे हैं कि 26 मई को होना है एग्जाम 2024 में। इसके बाद इसकी जो नोटिस है वो आप देखेंगे तो फैब में एवरी ईयर नोटिस आना है और नोटिस के बाद आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, राइट, रजिस्टर करके खुद को। एग्जामिनेशन, इसका जो एग्जामिनेशन है ये देश के लगभग सभी कैपिटल में एग्जाम होता है, प्रीलिम्स। तो आप जिस शहर के हैं उस जिस स्टेट के हैं वहां के कैपिटल में इसका जरूर एग्जाम होता है। आजकल मेंस भी लगभग सभी कैपिटल में होने लगा। अब ये जो एग्जामिनेशन है मेंस सेकेंड स्टेज है, ये पास कर लेने के बाद कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज आपको मिलेगा और फिर आप सेकेंड स्टेज का एग्जाम दे पाते हैं, दैट इज मेन एग्जामिनेशन। तो मैं पेज चेंज करता हूं और यहां पर हम देखेंगे मेन एग्जामिनेशन की बात करते हैं, राइट। दिस वुड बी रिटन एग्जामिनेशन, ये रिटन एग्जाम है और इस रिटन एग्जामिनेशन में जो सब्जेक्ट्स होंगे वो कैसे हैं वो देखिए। इस रिटन एग्जामिनेशन में फर्स्ट पेपर आपका एसे राइटिंग का है, ठीक है। फर्स्ट पेपर वुड बी ऑफ एसे राइटिंग, 2 एसे लिखना है। हर पेपर 3 आवर्स का होगा, हर पेपर 250 मार्क्स का होगा और एक दिन में 2 पेपर्स होंगे, है ना। एक दिन में 2 पेपर्स, वो चैलेंज है, क्योंकि एक ब्यूरोक्रेट को चैलेंज जब आता है तो कोई बताकर चैलेंज नहीं आता है। इसीलिए जानबूझकर एक दिन में 2 पेपर्स का शेड्यूल रखा गया है। सुबह 9 से 12 एक पेपर देना है और 2 से 5 एक पेपर देना, बीच में 2 घंटे का गैप होगा। सांस ले पाए, पानी पी पाए, समोसा खा पाए, इतना ही होगा, इससे ज्यादा आप कुछ कर नहीं पाएंगे। आप सोचेंगे कि 2 घंटे में रिवीजन हो जाना है तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट आप 3 से 4 सब्जेक्ट का पेपर सब्जेक्ट्स को एक पेपर में देते हैं और फिर सेकेंड पेपर जो होगा उसमें भी 4 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट्स। तो दोस्तों एक दिन में मिनिमम 6 से 7 सब्जेक्ट्स का आप आंसर लिख रहे होते हैं और एक पेपर में अमूमन 3000 वर्ड्स, तो दोनों पेपर मिला के 6000 वर्ड्स इन अ डे। और इतना मुझे लगता है कि आप कॉलेज तक के एग्जामिनेशन में भी ढंग से नहीं लिखते हैं।
तो इतने सारे वर्ड्स में आपको लिखना है दोस्तों, इसीलिए आईएएस का एग्जामिनेशन टफ कहा जाता है। तो पेपर टफ नहीं होता, इसका प्रोसेस टफ है, उस प्रोसेस से गुजरना टफ होता है। और स्वाभाविक है, आप एक बड़ी पोस्ट के लिए जा रहे हैं, आप ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं, ब्यूरोक्रेट के सामने ढेर सारे चैलेंजेस होते हैं, तो उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए आपको तैयार किया जाता है, ठीक है ना। और आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स में स्विच करते हैं ब्रेन को, अभी हिस्ट्री लिख रहे थे फिर ज्योग्राफी लिख रहे थे फिर इंडियन सोसाइटी, है ना। तो इस तरह से ब्रेन को स्विच करना होता है, और ब्रेन स्विच करने का चैलेंज आपको जॉब में भी आएगा। जब आप ब्यूरोक्रेट बन जाएंगे तो पता चला कि प्रेसिडेंट के आने का शेड्यूल मिल गया, सीएम ने अचानक मीटिंग बुला ली, फिर पता चला किसी स्कूल में छत गिर गई, कुछ बच्चे घायल हो गए, पता चला हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आग लग गई, भाग के वहां गए। तो इस तरह से मल्टीपल चैलेंजेस आपको एक दिन में मिल सकते हैं। तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? और हमें बेस्ट कैंडिडेट चाहिए, हमें बेस्ट कैंडिडेट्स चाहिए। वो कैंडिडेट्स फिल्टर कहां से होंगे? प्री में तो आपको ऑब्जेक्टिव बेसिस पर फिल्टर कर दिया गया, और वो मशीन ने फिल्टर किया आपको ओएमआर शीट के बेसिस पर। क्वेश्चन काफी अच्छे आते हैं प्रीलिम्स में, लेकिन जब मेंस की बात करेंगे तो मेंस में पूरा निचोड़ लिया जाएगा, आपका टैलेंट पेपर में निकल आता है, आप क्या हैं, कैसे हैं। और इसे हम सोच लें कि मशीन से चेक करके हम काम कर लें, सो आई डोंट थिंक सो कि यूपीएससी को एआई से उसके आंसर्स को चेक किया जा सकता है, और उसमें टाइम चाहिए आपको चेक करने के लिए। एक क्वालिटी, एक पर्सनालिटी और ओरिएंटेशन चेक किया जाता है। ऐसा नहीं कि मॉडल आंसर दे दिया और चेक करते होंगे। उन्हें देश का बेस्ट कैंडिडेट चाहिए, बेस्ट ऑफिसर बनाने हैं, उन्हें पूरा देश संभालना है। तो हम 2-4 एआई लगाकर उसके मॉडल आंसर्स को चेक नहीं कर सकते, उसके आंसर्स को चेक नहीं कर सकते। इसलिए अभी भी यूपीएससी का एग्जामिनेशन वन ऑफ द ग्रेट एग्जामिनेशन माना जाता है पूरे वर्ल्ड में, एंड वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन इन द वर्ल्ड माना जाता है, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स को मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना, विद फैक्ट्स, फिगर्स, एनालिसिस, क्वेश्चन को पढ़ना, हड़बड़ी होती है। 20 क्वेश्चंस एक पेपर में होते हैं, और राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, परफॉर्मेंस भी सही होनी चाहिए, थॉट्स का फ्लो भी सही होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्या है वो पहले लिखना, बाद में क्या लिखना है, कंक्लूजन, ये वो सब कुछ। इतना बड़ा चैलेंज किसी और एग्जामिनेशन में नहीं होता। कॉलेज के एग्जामिनेशन में आज एक पेपर दिया, 7 डेज के बाद दूसरा, फिर तीसरा, गैप होता है वहां पर। आप पूरे मतलब एक हफ्ते में पूरा सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, लेकिन ये वो सब्जेक्ट्स नहीं है, ये उस तरह के क्वेश्चंस नहीं है। ये पहला एग्जामिनेशन है जिसमें आप क्या करते हो, रटते नहीं है, समझते हैं। ये आपके करियर का एग्जामिनेशन है दोस्तों। कोई कोचिंग आपको सर्टिफिकेट इशू नहीं करती, यूपीएससी आपको कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं करती है कि आपने आईएएस की तैयारी की है और आपका ये सर्टिफिकेट है, जाइए इस बेसिस पर नौकरी मिल जाएगी ना, कोई सर्टिफिकेट नहीं। वो सारा कुछ यहां पर है, वो सारा कुछ पर्सनालिटी में है। आप जब बोलेंगे तो झलकेगा कि यस, ये बच्चा कुछ अलग पढ़ के आया है। तो दोस्तों, जब रिटन एग्जामिनेशन की बात होती है तो पहले मैंने बात की कि फर्स्ट पेपर एसे राइटिंग का होगा विद 250 मार्क्स। यू आर सपोज टू राइट 2 एसेस, ओके। डिफरेंट टॉपिक्स होंगे, उन पर बाद में चर्चा करेंगे हम। फिर इसके बाद हम कहते हैं जनरल स्टडीज के 4 पेपर्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4, राइट। इनमें क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं मैं बता देता हूं, ज्यादा डिटेल अभी नहीं जा रहा हूं, पहले स्ट्रक्चर खड़ा कर लेते हैं। यहां आप देखेंगे, यहां पर हिस्ट्री है। अच्छा, हिस्ट्री में भी एक हिस्ट्री नहीं है, ये कैसा है, एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, आर्ट एंड कल्चर, एंड फाइनली वर्ल्ड हिस्ट्री। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेगमेंट्स हैं हिस्ट्री में। तो आई होप लग रहा है कि वजनदार है। दूसरा फिर आप देखेंगे यहां पर ज्योग्राफी का टॉपिक है, इसमें इंडियन ज्योग्राफी प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी प्लस ज्योग्राफी के जितने सेगमेंट्स हैं वो सब कुछ पूछे जाएंगे। थर्ड टॉपिक आपका यहां पर क्या आएगा, इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज का टॉपिक मिलेगा आपको। सोशियोलॉजी से मिलता जुलता है, तो थोड़ा बहुत सोशियोलॉजी में जो भी पढ़ते हैं आप वो यहां पर टच होता है, अटैच होता है। अब इसके बाद पेपर 2 की बात करते हैं, इसे मैं इधर लिखता हूं। पेपर 2 में यहां लिखा जा सकता है, पेपर 2 में आप देखेंगे पहला टॉपिक है पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। सेकेंड टॉपिक आपका गवर्नेंस। फिर थर्ड टॉपिक उसको हम लोग जस्टिस के नाम से जानते हैं, हालांकि जस्टिस अलग से बोला नहीं, लेकिन जस्टिस के नाम से जानते हैं हम। और फाइनली इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक। तो ये 4 टॉपिक्स आपको मिलते हैं, 4 सब्जेक्ट्स हैं।
पेपर 3 में आप देखेंगे यहां पर इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर आप देखेंगे एनवायरमेंट, और इसी के साथ आप देखेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी। एनवायरमेंट प्लस बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है इसको, राइट, इंटरनल सिक्योरिटी। और पेपर 4 कंप्लीटली एथिक्स का पेपर है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये पेपर सब्जेक्ट में डिवाइडेड नहीं है, कंप्लीट सिलेबस बिलोंग्स टू एथिक्स। इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस, थिंकर्स, फिलोसोफर, सोशल वैल्यू, फैमिली वैल्यू, इसके बाद आपकी प्रोबिटी, इंटीग्रिटी, ऐसे सारे टॉपिक्स जो एक एथिकल एस्पेक्ट्स पर बातचीत करने के लिए जो भी टॉपिक्स चाहिए, इंक्लूडिंग करप्शन, गवर्नेंस। तो ये जो गवर्नेंस का टॉपिक आपने यहां पर देखा, ये जो गवर्नेंस का टॉपिक है और यहां पर गवर्नेंस का टॉपिक है, ये लगभग एक जैसे चलेंगे। तो आप देखोगे इंटरकनेक्शन भी है सब्जेक्ट्स में, ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट आइसोलेशन में पढ़ना है, ये बाद में आप लर्न करेंगे। सो दीज आर 4 पेपर्स ऑफ जनरल स्टडीज। ओके, नाउ विल गो टू अदर पेपर्स, दैट इज ऑप्शनल। अब इसमें ऑप्शनल लेना पड़ता है। ऑप्शनल के 2 पेपर्स होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। ऑप्शनल 1 लेना है, ध्यान रखिएगा। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 एंड 7, टोटल 7 पेपर्स आपको देने हैं। 2 और पेपर्स हैं, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, बट वो क्वालिफाइंग होते हैं, बताता हूं उनके बारे में। तो ये जो 2 पेपर्स हैं, अब हमारे पास कुछ सेलेक्टेड ऑप्शनल होते हैं, लाइक 25 26 नंबर्स हैं। आपको ये डिटेल आपको मिल जाएगा, नीचे जो दिए गए लिंक्स हैं उसमें आप देख सकते हैं कितने ऑप्शनल हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, साइकोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, ये सारे टॉपिक्स होते हैं, सब्जेक्ट्स हैं सॉरी, ऑप्शनल के। इनको अलग से पढ़ना पड़ता है। अब मजे की बात यह है कि कोई भी ऑप्शनल कोई भी ले सकता है। आप मान लो 12th तक आपने आर्ट्स, मतलब 11th 12th आर्ट्स की पढ़ाई की, ग्रेजुएशन में भी आर्ट्स लिया और आपको मैथ्स लेना है तो आप ले सकते। यूपीएससी मना नहीं करती, वो कहती है आपकी चॉइस, आपको लगता है मैथ्स आपसे बन रहा है तो आप ले लीजिए, ये फ्रीडम है। मतलब ग्रेजुएशन में उस सब्जेक्ट का होना कंपलसरी नहीं है, हाँ, बट उसको लेना कैसे है उसके ऊपर हम अलग से बातचीत करेंगे। अभी फिलहाल एग्जाम स्ट्रक्चर, मतलब ऑप्शनल कैसे चुनना है, विल टॉक इट लेटर। सो बेसिकली कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी ग्रेजुएट कोई भी ऑप्शनल चूज कर सकता है। ये आपके ऊपर है, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या लेना चाहते हैं। हाँ, ग्रेजुएशन से मिलता जुलता लेते हैं तो और अच्छी बात है। पहले ये देखना है कि आपका कॉन्फिडेंस किस में है, इंटरेस्ट किस में है, मार्क्स कैसे आ रहे हैं, एक्सेट्रा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो ये भी सारे पेपर्स 250 के होंगे, मतलब ऑप्शनल वुड बी 500 मार्क्स, ये आपका 1000 का होगा ऑब्वियसली, क्योंकि 250 है और यहां पर हमने देखा 250, राइट। अब इसमें यदि मार्क्स के टोटल कैलकुलेशन में देखें तो ऐसे का 250 नंबर, जनरल स्टडीज का 1000 हो गया, और वहां पर ऑप्शनल में आपने देखा तो ये 1750 मार्क्स का आपका मेंस होता है, ठीक है ना। तो ये आपका मेंस का टोटल है। अब इसके साथ मैंने अभी बताया जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश। इंग्लिश लगभग पूरे देश के लिए कंपलसरी है। आप जिस एरिया में रहते हैं उसके मदर टंग के हिसाब से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। मान लो आप कर्नाटका के हैं तो यू कैन टेक कन्नड़ा, इफ यू आर तमिलियन देन यू कैन टेक तमिल, if somebody is from like Gujarat then they can choose Gujarati। so जो भी कॉन्स्टिट्यूशन 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस हैं उनमें से कोई एक लैंग्वेज लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, 10th स्टैंडर्ड का आपका सिलेबस होगा, यहां भी 10th स्टैंडर्ड का होगा, और ये 300 मार्क्स का होगा। मिनिमम यू हैव टू स्कोर 75 मतलब 25% आपको मार्क्स चाहिए, 25% मिनिमम पासिंग। ये क्वालिफाइंग पेपर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यहां क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपके जीएस के कोई भी पेपर चेक नहीं होंगे। मतलब ये जो आपने देखा ये कोई भी चेक नहीं होगा, ऐसा यूपीएससी कहती है। चेक तो होता है लेकिन पास नहीं करोगे आप ओवरऑल, ठीक है ना, ये लिमिटेशन है। तो इसलिए ये दोनों सब्जेक्ट पास करना कंपलसरी है। बहुत बेसिक होता है, 10th लेवल का होता है, आप इजीली इसको पास कर लोगे, ज्यादा कोई चैलेंज नहीं आता है। तो दोस्तों
1750 मार्क्स का आपका टोटल है, राइट। अब इसके बाद जब आप इंटरव्यू क्यों, अच्छा, अब जब आपको मेंस का रिजल्ट आएगा, मेंस कब होना है, मेंस आपका सितंबर या अक्टूबर में होगा। इसका जो सपोज ये 2024 में आप दे रहे हैं, इसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट समवेयर मार्च 2025 में आएगा। और पर्सनालिटी टेस्ट आपका जब रिजल्ट आएगा मार्च अप्रैल, अभी तो फैब में स्टार्ट हो गया था, तो हम मानकर चलते हैं कि फैब और मार्च में रिजल्ट आ सकता है। फैब में आ जाता है, जल्दी आ जाता है रिजल्ट। तो ये 3 महीने आपके इंटरव्यूज चलते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट। अब ये जो पर्सनालिटी टेस्ट है ये 275 मार्क्स का है, क्लियर है। तो अभी हमने देखा जब आपको मेंस आपने दे दिया, पास कर गए, तो कॉल लेटर आएगा इंटरव्यू के लिए। आपको पता नहीं होगा कि मेंस में कितने मार्क्स आए, मेंस के मार्क्स का पता नहीं रहेगा आपको। और इंटरव्यू होने के बाद फाइनली 1750 और 275 2025 आपका टोटल होगा। इसमें से आपको कितने मार्क्स आए, दैट मींस इंटरव्यू और मेंस मिलाकर आपको कितने मार्क्स आए, उसके बेसिस पर आपको रैंक मिलती है। और यहां पर अप्रैल में जैसे इंटरव्यू खत्म होगा, फाइनल आपको रिजल्ट मिल जाएगा, मतलब प्रीलिम्स के पहले, क्योंकि अब इसके बाद जो प्रीलिम्स होगा मई में होगा, तो प्रीलिम्स के पहले पहले रिजल्ट मिल जाता है। अब ये देखना है कि आप इंटरव्यू पहुंच गए और फिर भी फेल हो सकते हैं। अब फेल होने का मतलब कोई इंटरव्यू में फेल नहीं होता, इंटरव्यू में कम मार्क्स आएंगे या यहां कम मार्क्स आएंगे। मान लो यहां बॉर्डर पर थे, कट ऑफ जस्ट क्रॉस किया था और इंटरव्यू कॉल आ गई, मे बी अलग अलग रीजन, रिजर्वेशन के कारण भी हो सकता है ऐसा कि कम मार्क्स में आपका सिलेक्शन हो गया, लेकिन इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आप बाहर हो गए दौड़ से, क्योंकि वैकेंसीज तो लगभग 1200 इसके आसपास वैकेंसीज होती हैं, ठीक है ना, एवरेज 1000 पकड़ लीजिए। तो उस बेसिस पर पता चला कि फेल जैसा शब्द होता नहीं कि इंटरव्यू में फेल हो गए, ऐसा नहीं होता। मार्क्स कहीं कम रह गए होंगे या ऑप्शनल में या जीएस में कहीं पर भी। कुछ लोग होंगे जिनको मतलब इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा क्योंकि मेंस का कट ऑफ उन्होंने क्रॉस नहीं किया। कट ऑफ हर साल का अलग अलग होता है, यूपीएससी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर upsc.gov.in पर अनाउंस करती है और आप वहां पर जाकर कट ऑफ भी देख सकते हैं, क्लियर है। तो यूपीएससी में बेसिकली ये तो एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर हो गया और फाइनली आप 1 अटेम्प्ट देते हो, 2 अटेम्प्ट देते हो, 3 अटेम्प्ट। मैं अटेम्प्ट के बारे में आपको बता दूं कि जनरल कैंडिडेट 21 से शुरू करके 32 तक मैक्सिमम 6 बार कभी भी दे सकता है, 6 अटेम्प्ट। ओबीसी वाला 21 से चालू होकर 35 तक वो 9 टाइम्स दे सकता है। और जिनके पास रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के नाम पर है वो एक तरह से 17 अटेम्प्ट दे सकते हैं 37 तक, 17 बार इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। देयर इज नो लिमिट, है ना, अटेम्प्ट की कोई लिमिट नहीं है। तो ये तो अच्छा, वुमेन रिजर्वेशन नहीं है अलग से, तो ये अटेम्प्ट की बात हो गई। इस तरह के आपके अटेम्प्ट हैं। एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाते हैं तो वहां जब अटेंडेंस शीट पर साइन करते हैं आप, तब आपका एक अटेम्प्ट माना जाता है। प्रीलिम्स वाले दिन आप फॉर्म भर दिए और आप नहीं गए तो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। एग्जामिनेशन हॉल में जाना है, अटेंडेंस शीट पर आपके साइन ऑब्वियसली होंगे क्योंकि आप अंदर चले गए हैं, तो पेपर मिलेगा तो साइन होगा भी। तो जब साइन हुए वही आपका एक अटेम्प्ट मान लिया जाएगा। और यूपीएससी के पास ऑफिशियल सारी जानकारी होती है, इसलिए कभी ब्लफ नहीं करना है आपको, कोई गलत जानकारी नहीं भरनी है। हाँ, फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो गई तो ऑनलाइन करेक्शन का ऑप्शन होता है, डेट ऑफ बर्थ गलत चला गया या कोई और बात, तो आपको करेक्शन करना है। और कभी भी ये कोशिश नहीं करनी है आपको कि आपने डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दिया, नाम किसी और का डाल दिया और एग्जाम देने चले गए। आपकी फोटो और ये वो सब रिकॉर्ड में रहता है, इसलिए कभी भी इस तरह के गलत काम आपको नहीं करने हैं, राइट। ओके, सो बात हो रही थी अटेम्प्ट्स की, तो ये अटेम्प्ट्स की बात हो गई यहां पर। अब बात आती है कि इसकी तैयारी में किस तरह का अप्रोच रखना है, कितना टाइम लगेगा। तो जब हम टाइम फैक्टर की बात करें तो आप देखेंगे इसका बेस्ट टाइम है कि 12th के बाद आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। कॉलेज का फर्स्ट ईयर है, देन सेकेंड ईयर है, देन फाइनल ईयर, ये तो बेस्ट टाइम है तैयारी का।
मान लो ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन के बाद जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 24 महीने आपको लगाना ही चाहिए, मिनिमम। अक्सर क्या होता है कि जो कोचिंग का टाइम ड्यूरेशन है दैट इज ऑफ 12 मंथ्स, मतलब 12 मंथ्स में मिनिमम कोर्स कंप्लीट करा दिया जाता है। हालांकि आजकल लोग 15 महीने, 18 महीने, 20 महीने भी पढ़ाते हैं, अलग अलग कोचिंग का अलग अलग फॉर्मेट होता है। लेकिन मेरा मानना है कि हेल्दी मैनर में 12 मंथ्स में इसका सिलेबस फिनिश किया जा सकता है। फिनिश करना टारगेट नहीं होना चाहिए, बल्कि अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड राइटिंग प्रैक्टिस, राइट। अब इस 12 मंथ के बाद आप क्या कर सकते हैं कि आपको 12 मंथ्स का और रिवीजन लेना चाहिए खुद का। क्लियर है? बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि सर हमने 12 मंथ में तैयारी की और अब हमें एग्जाम देना है। भाई साहब, आपने कोचिंग की है 12 महीने की, आपकी तैयारी नहीं हुई है। कोचिंग करना मींस प्रिपेयर्ड होना नहीं होता है। कोचिंग मींस आपको बेसिक पता चल रहा है, अभी तो आंसर लिखना बाकी है। जो वहां पढ़ा दिया गया वो आपको याद कितना है, और याद नहीं तो लिखोगे क्या आप? आपने तो क्लासरूम में सिर हिला दिया, यस सर आई गॉट इट। देन जब आंसर की बात आती है तो आंसर लिखना अपने आप में अगेन एक प्रैक्टिस है, और वो भी डिफरेंट डायमेंशंस में, इंटर सब्जेक्ट अप्रोच। और अक्सर कोचिंग में हम क्या कर रहे हैं, हमने हिस्ट्री पढ़ा दिया, ज्योग्राफी पढ़ा दिया, पॉलिटी, सबको अलग अलग पढ़ा दिया, लेकिन सारे सब्जेक्ट्स को क्लब करना आपको नहीं सिखाया। यहां आप फंस जाते हैं, ज्यादातर कोचिंग में ये प्रॉब्लम है। तो आपको क्या करना है, इंटर सब्जेक्ट अप्रोच लेना है कि सारे सब्जेक्ट्स को मैं मिलाऊं कैसे, मिलाकर मैं कैसे देखूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सब्जेक्ट को इंटर सब्जेक्ट अप्रोच कहा जाता है, इसको जोड़ने आपको आना चाहिए। आप जोड़ना कैसा चाह रहे हैं वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप देख लीजिए क्वेश्चन, आपको लगता जरूर कि आपने कोचिंग कर ली और तैयारी हो गई, ऐसा नहीं है। कई बार बहुत सारे टॉपर्स कह देते हैं कि हमने 1 ईयर में प्रिपेयर किया है। मुझे लगता है यह बात बहुत ज्यादा सही नहीं है। उनका पहले से कुछ बेसिक प्रिपेयर था, बहुत गंभीर रूप से उन्होंने 1 ईयर दिया और सिलेक्शन हो गया। लेकिन आप कभी भी उनके बैकग्राउंड को नहीं देखते हैं कि उनके बैकग्राउंड में क्या है, उन्होंने कैसे प्रिपेयर किया। हो सकता है उस बच्चे को 12th के बाद बहुत अच्छी क्लैरिटी आ गई हो किसी टॉपिक पर, उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है पढ़ने लिखने का, पेरेंट्स ने बहुत बैठा के पढ़ाया उसको। इट डिपेंड्स आप किस तरह के माहौल से आ रहे हैं, इसलिए कंपेयर मत कीजिए और दूसरों के मॉडल से खुद को आप डिस्टर्ब मत कीजिए कि अरे उसका 1 साल में निकल गया, मुझे तो 5 साल लग गए। इट्स ओके, सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। आप कोई शहर में पढ़ के आया, कोई गांव के स्कूल से पढ़ के आया, माहौल ही अलग था, तो करें क्या? हम जहां पैदा हुए वहां के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, और ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपका टैलेंट कम है, टाइम लग सकता है ज्यादा। इट डिपेंड्स, राइट। तो इसलिए कोई मॉडल नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि 1 साल में निकालना है या 2 साल में निकलेगा या 5 साल ही लगेंगे या ऐसे इधर है ना बाल उड़ा के निकालना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इट डिपेंड्स कि वो कैसे आप एग्जामिनेशन को देख रहे हैं, कैसे आपकी तैयारी। मान लो आपके थ्रू आउट कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो पूरा जोर यही लग रहा है आपको बेसिक समझने में, एनवायरमेंट क्या है यही समझ रहे हैं आप आकर यूपीएससी कोचिंग में, तो फिर तो आपको टाइम लगेगा ना। तो आप अलग हैं, ये इस चीज को मान लीजिए। और इस एग्जामिनेशन के बारे में मैं अक्सर कहता हूं कि ये स्टेडियम में 5000 लोगों को दौड़ाकर आप कांस्टेबल भर्ती करा सकते हैं, लेकिन 5000 को दौड़ाकर आईएएस में सिलेक्शन लेना ऐसे पॉसिबल नहीं। दिस इज 1-to-1 अप्रोच, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 1-to-1 अप्रोच से कैसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि कम लोगों में ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। कम लोगों के साथ आपको बढ़िया पढ़ना है, और ये पाथ है इस एकेडमी का, यही तरीका है। रायपुर और दिल्ली में हम कम लोगों के साथ बैठते हैं, कम लोगों को गाइड करना इजी होता है। आप 1-to-1 चेक कर सकते हैं लोगों को, आपको भी टाइम मिलता है और हमें भी टाइम मिलता है आपको समझने में। तो ये ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेना जैसा होता है कि आप ओलंपिक में गोल्ड मेडल कैसे लेते हैं। नीरज चोपड़ा 150 करोड़ लोगों में नीरज चोपड़ा एक अकेले गोल्ड मेडल इंडिविजुअल गेम में लेकर आए। तो सोच कर देखिए, आईएएस बनना भी ऐसा ही है। उनके पीछे कई लोग लगे होंगे, उनके कोच, उनके फिजिकल कोच एंड दुनिया भर के कोच, तब जाके वो गोल्ड मेडल लेकर आए। तो ठीक ऐसे आईएएस का एग्जामिनेशन भी है। आप सोचें कि मैराथन दौड़ में 1000 लोग दौड़ रहे हैं और हम पास कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, आप पास कर सकते हैं, लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आईएएस के एग्जामिनेशन में स्ट्रैटेजी का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। यदि स्ट्रैटेजी आपके पास नहीं है तो मेरा मानना है कि फिर आप गलत दिशा में जा रहे हैं। तो अपनी स्ट्रैटेजी चेक कीजिए कि स्ट्रैटेजी आपके पास क्या है, और इस तरह से आप 12 मंथ्स पढ़ाई करके 12 मंथ्स रिवीजन लेते हैं और फिर डिसाइड कीजिए। क्योंकि देखिए, एग्जाम देना इंपॉर्टेंट नहीं है, अटेम्प्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिलेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
एग्जाम देने में कोई अचीवमेंट नहीं है कि सर मैंने अटेम्प्ट दे दिया, 4 अटेम्प्ट दे दिए, सो व्हाट, आपका सिलेक्शन ही नहीं हुआ। आप कहते हैं सर मैंने 4 टाइम प्रीलिम्स दिया, तो मेंस कहां दिया? या कोई कहता है सर मैंने 4 टाइम्स मेंस दिया है, इसका मतलब 4 बार प्री क्लियर हुआ आपका, इंटरव्यू तो दिया नहीं आपने, तो इसका मतलब कहीं प्रॉब्लम है, आप फंस रहे हैं, उसको चेक कीजिए ना। कोचिंग कर लिया है और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा कहां लिखा है? कोचिंग के बाद भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है ना। अपने प्रॉब्लम एरिया को पहचानिए, आप अपना मेंटर चुनिए, जो भी मेंटर है उनसे बातचीत कीजिए कि सर मेरे आंसर्स में कहां प्रॉब्लम है, मेरी स्ट्रैटेजी में कहां प्रॉब्लम है, मेरी प्लानिंग में कहां प्रॉब्लम है, मेरे शेड्यूल में कहां प्रॉब्लम है, यह आपको पूछना पड़ेगा। क्लियर है? चेक कीजिए अपनी परफॉर्मेंस को। आप न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स या करंट अफेयर्स के एग्जांपल्स आप दे रहे हैं, यानी उनको इनकलकेट कैसे कर रहे हैं अपने आंसर्स में, चेक कीजिए। नहीं कर रहे हैं तो फिर कहीं पर चैलेंज है। तो दोस्तों, यूपीएससी देखने में ऐसा लगता है कि सिलेबस है, कोचिंग कर लो, पैसा दे दो और आईएएस बन जाओ। इतना इजी होता तो हर दूसरा आदमी आईएएस बन के घूम रहा होता। दिल्ली में 1 लाख से ज्यादा बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पास तो वही 1000 को होना है। और परसेंटेज भी चेक मत कीजिए कि सर मतलब 1000 सीट है और 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं ना। सीरियस कितने हैं वो मायने रखता, और सीरियस कम लोग हैं। यदि मैं कहूं कि 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं तो इसमें से 7-8 लोग प्रीलिम्स देते हैं, बाकी नहीं देते हैं। और इनमें से भी आप देखेंगे पेपर 1 देकर बहुत सारे लोग घर चले जाते हैं, तो हार्डली 5 लाख लोग प्रीलिम्स दे रहे हैं। अब इनमें से ओनली 30 to 35 के को किस में आना है, मेन एग्जामिनेशन में आना है। और फाइनली इनमें से 3000 के आसपास ये पर्सनालिटी टेस्ट हैं, और फाइनली 1K मतलब 1000 लोगों का सिलेक्शन होना है। तो आप परसेंटेज इसके साथ मत मैच करो। इसमें से आप देखोगे कि सीरियस कितने लोग हैं, तो हार्डली 50K सीरियस हैं, 50,000 के आसपास। अब ये डेटा मेरे पास कहां से आया? एक अंदाज से। लास्ट 15 ईयर से मैं भी पढ़ा रहा हूं, कोचिंग्स को देखा है, बाजार को देखा है, तो इससे ज्यादा सीरियस लोग नहीं है। कोचिंग करना सीरियस होने का मतलब नहीं है कि आप कोचिंग कर रहे हैं बहुत सीरियस है, ऐसा बिल्कुल नहीं। सीरियस होने का मतलब है कि जो स्ट्रैटेजी के साथ, जो प्लानिंग के साथ पढ़ रहा है, जो राइट डायरेक्शन में पढ़ रहा है। अब ये पता कैसे चलेगा कि राइट डायरेक्शन में? मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप लिखते क्या है। यदि आप किसी टॉपिक को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ के समझ रहे हैं, इट मींस यू आर इन अ राइट डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का पता आपके आंसर से लगेगा। आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। आप प्रीलिम्स के आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए ना, यूपीएससी के। आप कोचिंग के टेस्ट सीरीज पर डिपेंड मत रहिए, आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके देखिए, आप देखेंगे आप राइट डायरेक्शन में। तो कोशिश इसी तरह की होनी चाहिए, राइट। तो वहां कोशिश कीजिए कि आप किस तरह से उसको देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और फिर आप अपने आप को चेक कीजिए। तो कहने का मतलब यह हुआ कि आपको कम से कम इतना टाइम चाहिए प्रिपेयर होने के लिए। इसके बावजूद भी किसी को 3 इयर्स लग सकता है, किसी को 4 इयर्स लग सकता है। इट्स ओके, परफेक्टली ओके, कहीं कंपेयर मत कीजिए। और वैसे भी एक अटेम्प्ट देने के बाद यदि आपका गलती से प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो आप विश्वास साइकिल में फंस जाते हो। वो क्या होता है कि आपने प्री दे दिया बिना तैयारी के, पास कर गए, तो प्री और मेंस के बीच में हार्डली 90 to 100 डेज का गैप होता है। अब इसमें क्या होगा, भाग भाग के शॉर्टकट में आप मेंस तैयारी करोगे ना। अच्छा, फिर उसके बाद मेंस दे दिया तो अब आप रिजल्ट का वेट करोगे। रिजल्ट कब आ रहा है? नेक्स्ट ईयर फैब में आ रहा है। तो आपने ये दिया सितंबर अक्टूबर में और शॉर्टकट में आपने प्री दिया था। अब क्या होगा, मेंस के रिजल्ट के लिए आप यहां तक वेट करोगे और अगला आपका प्रीलिम्स मई में आने वाला है। यहां जाके पता चला आप फेल हो गए मेंस, अब आपके पास मार्च अप्रैल में फिर प्री देना है। फिर वही हाल, प्री दिया और फिर प्री निकल गया, फिर मेंस की तैयारी नहीं। तो आप बैठ के आराम से मेंस कहां प्रिपेयर कर रहे हो? ढेर सारे सब्जेक्ट दोस्तों मेंस में ही तो हैं, और मेंस और प्री अलग अलग नहीं है, दोनों को अलग अलग नहीं पढ़ना है। प्री इज ओनली एन ऑडिशन राउंड। जैसे डांस कंपटीशन में होता है ना कि ऑडिशन राउंड है, तो आप ऑडिशन राउंड के लिए अलग तैयार कर रहे हैं, डांस करने के लिए अलग, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। डांस मीन्स डांस प्रिपेयर करते हो, सॉन्ग मीन्स सॉन्ग प्रिपेयर करते हो, स्टडी मीन्स स्टडी करते हो आप। अब इस बीच प्रीलिम्स ले लिया गया ताकि आपको फिल्टर कर सके। मेंस एक्चुअल राउंड है जहां पर डिटेल में आपको चेक किया जाता है। पर्सनालिटी टेस्ट आपको बोलकर, आपको सामने बैठाकर चेक किया जाता है। तो प्रीलिम्स एलिमिनेशन राउंड है, इसलिए प्रीलिम्स को अलग से तैयार करना है ऐसा नहीं है। आप सब्जेक्ट प्रिपेयर कीजिए, टॉपिक प्रिपेयर कीजिए, टॉपिक के सब टॉपिक्स प्रिपेयर कीजिए, फिर उसका एमसीक्यू भी बनेगा और उसका फिर मेंस भी बनेगा, मतलब रिटन एग्जामिनेशन भी आप निकाल पाएंगे। तो ये यूपीएससी का बेसिक है।
और जैसा मैंने कहा कि आपको प्रिपेयर करने के लिए इतना टाइम चाहिए और आप एनसीईआरटी से इसको शुरू करते हैं और फिर एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर ले लीजिए द हिंदू और इन दोनों से मिनिमम तैयारी शुरू कीजिए, प्लस सिलेबस को अपने तकिए के नीचे रखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्री के लिए चाहिए और मेंस के लिए चाहिए। इन दोनों के लिए आपको चाहिए अलग अलग, और ये दोनों आप शुरू में ही डे 1 आप मंगा कर रख लीजिए, यहीं से शुरू होगा आपका। आप बोलेंगे सर अभी तो आपने तैयारी शुरू की, बिल्कुल फिर भी रखिए, रोज देखना है क्वेश्चन। सिलेबस देखिए, सिलेबस सभी जगह पाथ आईएएस एकेडमी की वेबसाइट पर सिलेबस डाला हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सअप करें, हम आपको भेज देंगे। एनसीईआरटी परचेस कर लीजिए, द हिंदू मंगाना शुरू कीजिए, डिजिटल कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों मंगाइए, कोई दिक्कत नहीं, पढ़िए दोनों से। और जिस स्टेट के हैं उस स्टेट का लोकल न्यूज़पेपर भी पढ़िए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल कहां से लाएंगे आप, क्योंकि द हिंदू में रीजनल एग्जाम्पल्स कम होते हैं, तो इस तरह से आप पढ़ना शुरू कीजिए। तो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट यूपीएससी एग्जामिनेशन, और इसके अलावा फिर और भी हम वीडियोस में बातचीत करेंगे कि कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है। तो ये एक बेसिक वीडियो है जिसमें आपने समझा बेसिक्स अबाउट यूपीएससी एग्जामिनेशन। और भी ऐसे वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, लाइक कीजिए और ये पूरा वीडियो देखिए और आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, और ग्रेजुअली हम और भी वीडियोस अपलोड करते जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।